हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत में संवैधानिक विकास के विषय में। संवैधानिक विकास के क्रम में हमने पिछले 2 क्लासेस में डिस्कस किया है, उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 3 है। अगर पीछे के पार्ट्स आपने नहीं देखे तो पहले वो देखना ज़रूरी है, उसी के बाद में ये क्लास आपको समझ में आएगी। तो देखिए, पीछे के क्लासेस में हमने जो डिस्कशन किया है वो हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस किया है। वहाँ पर हमने देखा था कि आपका गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल आया और सर्वोच्च न्यायालय आया। सर्वोच्च न्यायालय, इस चीज़ को हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था पूरी तरीके से। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण हमने डिस्कस किया वो 1784 का एक्ट हमने डिस्कस किया था। 1784 के एक्ट में जो सबसे प्रमुख बात निकल के आई थी वो 2 चीज़ें आई थी। एक तो जो है ब्रिटिश भारत की संकल्पना जो है, यानी कि जो भी कंपनी ने यहाँ पर क्षेत्र अर्जित किए थे उनको जो है ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, आधिपत्य का क्षेत्र। और दूसरी चीज़ आपने देखी कि 1784 में ही यहाँ पर एक नई कंट्रोलिंग बॉडी बना दी गई, यानी कि कंपनी को निर्देशित करने के लिए जो निदेशक मंडल होता था वो तो रहा ही, उसके अतिरिक्त एक जो है नियंत्रक बोर्ड की स्थापना भी कर दी गई। यहाँ पे एक नियंत्रक बोर्ड बनाया गया और ये नियंत्रक बोर्ड जो है ये कंपनी के राजनीतिक कार्य जो होते थे, यानी कि जो प्रशासन संबंधी काम, यानी आप कह सकते हो नागरिक, सैन्य और राजस्व के संबंधी जो कार्य होते थे उनको निर्देशित और कंट्रोल करने के लिए नियंत्रक बोर्ड बनाया गया। ये इंग्लैंड में संस्था थी। ये 2 महत्वपूर्ण हमने डिस्कस किए थे और इन्हीं को सपोर्ट करने वाले संशोधन और सहायक जो साथ में और एक्ट आए उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था। बात 1793 तक हो चुकी थी। आज के इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले हम चार्टर एक्ट 1813 की बात करेंगे। चार्टर एक्ट 1813। देखिए, 1793 वाले में आपने देखा था कि कंपनी का कार्यकाल, यानी कंपनी का जो अनुमति है, लाइसेंस है, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो 1813 में रिन्यूअल का समय आ गया है, तो 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो 1813, 1833, 1853 ये 3 जो हैं वो 20-20 समय के अंतराल पे रिन्यूअल के टाइम आए। तो 1813 में पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, फिर 1833 में फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और 1853 में 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया। उसमें कहा गया कि किसी भी समय अब कंपनी का जो प्रशासनिक कार्य है वो ख़त्म किया जा सकता है। और फिर आपने देखा कि आगे 1858 में कंपनी को हटा दिया गया। तो यहाँ पर 1813 में रिन्यूअल का भी समय है। इस एक्ट के पीछे जो प्राविधान है उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्यों इसमें ऐसे प्राविधान लाए गए थे, जो भी इसमें हम देखेंगे भी उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है इस एक्ट को लाने के पीछे, उसको पहले समझते हैं। तो आपको पता है कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस 2 ऐसे देश हैं जिनके बीच में अक्सर संघर्ष की स्थितियां बनी रहती थीं उस दौरान में। आपने देखा कि इन दोनों देशों से कंपनियां भारत में आई थी। कहां से? ब्रिटेन की तो हम पूरी बात ही कर रहे हैं। ब्रिटेन की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही यहाँ पर शासन किया, तो ब्रिटेन की भी कंपनी थी और फ्रांस की भी कंपनी आई थी, उसके विषय में भी आपने पढ़ा है। फिर आपने देखा कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में अक्सर जो है संघर्ष की स्थितियां यूरोप में बना करती थीं और उसकी वजह से यहाँ भी कंपनियां भिड़ जाया करती थीं, उसको भी आपने समझा था। और फिर आपने देखा था किस प्रकार से ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हावी हो गई अन्य देशों की कंपनियों पर और उसने भारत में एक छत्र शासन स्थापित कर लिया था। लेकिन यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस कि आपस में कुछ न कुछ विवाद की स्थितियां बनी रहती थीं। और आप विश्व इतिहास में पढ़ेंगे नेपोलियन के विषय में। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन फ्रांस का था और फ्रांस और ब्रिटेन का चूंकि अच्छा तालमेल नहीं बन पा रहा था, उस समय
कब? ये 1813 के आसपास के समय में। तो जब नेपोलियन ने देखा कि ब्रिटेन का जो सामान है, ब्रिटेन में आपको पता है कि उसमें औद्योगिक क्रांति बढ़ रही थी, उद्योगों में बहुत ज़्यादा सामान बन रहा था और उसको पूरे देश विदेश में सप्लाई किया जाता था, यूरोप में भी और अन्य देशों में भी। तो फ्रांस ने एक योजना ये बनाई, यानी जो नेपोलियन था उसने एक योजना बनाई। नेपोलियन का कौन था? नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का नेपोलियन। इसके विषय में विश्व इतिहास में आप पढ़ेंगे डिटेल में। नेपोलियन ने एक योजना बनाई कि ब्रिटेन को अगर हम सैन्य शक्ति से नहीं पछाड़ पा रहे हैं तो क्यों ना हम यहाँ पर कुछ आर्थिक क्षति करें ब्रिटेन की, जिससे इसको कंट्रोल करेंगे। और नेपोलियन ने एक योजना बनाई जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम, यानी महाद्वीपीय प्रणाली। कॉन्टिनेंटल सिस्टम ये था कि नेपोलियन ने कहा कि फ्रांस और फ्रांस का जो भी अलायंस है, यानी जो भी साथी हैं, जो भी फ्रांस का समर्थन करते हैं, वो सभी लोग ब्रिटेन का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, यानी ब्रिटेन के सामान का बहिष्कार करेंगे। ब्रिटेन के सामान के लिए उन देशों की मार्केट बंद हो जाएंगी, यानी वहाँ पर उनका व्यापार नहीं हो पाएगा। अगर यूरोप के मैप पर आप नज़र डालें तो इस तरह से यूरोप का जो पार्ट है वो आप अलग देखते हो। जब आप यूरोप का देखोगे पार्ट इस तरह से, तो यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, इधर अफ्रीका है, तो आपको यहाँ मिलेगा फ्रांस और यहाँ पर एक द्वीप के रूप में आपको मिलेगा ब्रिटेन। कुछ इस तरह से आप नक्शा देखते हो, यहाँ बीच में इंग्लिश चैनल है। तो ब्रिटेन द्वीपीय देश है और ब्रिटेन को इसका फ़ायदा भी मिला। इसको इतिहास में आप पढ़ते हो कि क्यों वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई सबसे पहले, यानी कि जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ उसका ज़्यादा फ़ायदा ब्रिटेन को हुआ था। तो ब्रिटेन में जो सामान है वो यहाँ यूरोप में बिकता था, लेकिन फ्रांस ने इधर एक एलियंस बना लिया, एक समझौता कर लिया कई देशों के साथ में कि हम ब्रिटेन के सामान को यहाँ इस एरिया में नहीं बिकने देंगे। यानी यूरोप के तमाम देशों में, हर एक देश में नहीं, लेकिन तमाम क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर नेपोलियन यानी फ्रांस का प्रभाव था वहाँ नहीं बिकने देंगे। अब ये ब्रिटेन का सामान, यानी ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो सब घाटे में जाने लगे। तो वो पहले से भी ब्रिटेन की संसद पर दबाव बनाया करते थे कि हमारे लिए एशिया की मार्केट खोली जाए। अब एशिया यहाँ है, यहाँ इंडिया है, ये इस तरह से इंडिया में व्यापार होता था। लेकिन इंडिया में ब्रिटेन का सामान लाने के लिए सिर्फ एक ही कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। वही इंडिया और इंडिया या इंडिया के आसपास देश हैं, चीन है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, ये जो इधर के एशिया, पूर्वी एशिया के देश थे, वहाँ से और यूरोप के बीच में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको हमने अभी पहली क्लास में बताया था जब संवैधानिक विकास शुरू किया था कि 1600 में एक चार्टर एक्ट के द्वारा, एक राजलेख के द्वारा जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एकाधिकार दिया गया था, मोनोपोली दी गई थी कि सिर्फ आप ही अकेले कंपनी जो है इंडिया के साथ में व्यापार करेगी। और वो एकाधिकार बढ़ता चला आ रहा था 1813 तक। अब यहाँ पर इस सिचुएशन की वजह से ब्रिटेन की संसद पर बहुत भारी दबाव है, क्योंकि बहुत से व्यापारियों का ये दबाव है कि अब एकाधिकार ख़त्म कर दीजिए कंपनी का और हमारी कंपनियों को भी भारत या भारत के आसपास के देशों के साथ में व्यापार करने की अनुमति दीजिए। तो फिर इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और भी तमाम परिस्थितियां थी, कंपनी में भी तमाम सुधार और शासन की ज़रूरत थी। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके 1813 का एक्ट पास किया गया। तो अगर सिचुएशन आप समझ गए तो आपको ये भी पता हो गया कि अब इस एक्ट में सबसे पहली चीज़ तो यही की जाएगी कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। तो पहला पॉइंट इस एक्ट में जो आया वो ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार पे एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी एशिया के साथ, पूरी बात लिखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी एशिया के साथ व्यापार
व्यापार का एकाधिकार समाप्त। इस एक्ट में कह दिया गया कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, बल्कि इंग्लैंड के अन्य लोगों को भी मौका मिलेगा। वो भी जो है ईस्ट एशिया के साथ में व्यापार कर सकते हैं, भारत के साथ में श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों के साथ में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर आपको इतिहास के चैप्टर में बताया था कि कुछ सिचुएशन चाय को लेकर के थी, चाय और अमेरिका और वो सारा संपर्क वहाँ पे आप पढ़िएगा फिर से, यहाँ पर हम डिटेल में नहीं बताएंगे आपको। चाय को लेकर के कुछ समस्याएं थी, तो चाय का एकाधिकार नहीं समाप्त किया जा सकता था, और उसी में चीन भी उसी सिस्टम में अटैच है। तो चीन के साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, तो एक दो क्लास यहाँ पर और बढ़ा दिए गए, यानी व्यापार तो समाप्त कर दिया गया एकाधिकार, लेकिन चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार एवं चाय पर एकाधिकार बना रहेगा, एकाधिकार बना रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन भ्रमित होने वाले हो जाते हैं। प्रश्न जब आएगा आपके एग्जाम में कि किस एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो वहाँ पर दो जगह पर कन्फ्यूजन होता है। देखिए, 1813 आप पढ़ोगे और एक अभी इसके बाद में आपको 1833 बताया जाएगा। 1833 में भी कंपनी का व्यापार समाप्त किया गया पूरी तरीके से, और 1813 में भी कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया आंशिक रूप से, क्योंकि दो चीज़ें छोड़ दी गई यहाँ पे। कौन सी? चीन के साथ सभी वस्तुओं का व्यापार, चीन के साथ सभी वस्तुओं का व्यापार और चाय का व्यापार, दो चीज़ें इसमें अपवाद हैं। बाकी अन्य वस्तुओं का व्यापार और अन्य देशों के साथ व्यापार वो सबके लिए ओपन कर दिया गया। तो इसको आप आंशिक भी मान सकते हो। तो अगर प्रश्न आता है कि किस अधिनियम में कंपनी का, देखिए शब्द आप समझ लीजिएगा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, एकाधिकार समाप्त, तो आप किसको टिक करेंगे? 1813 को टिक करेंगे या 1833 को टिक करेंगे? तो देखिए, जब कभी भी एकाधिकार की बात करें, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की बात करें, तो हमेशा आप 1813 को ही टिक करेंगे, क्योंकि इसी में जो मोनोपोली थी, यानी अकेले कंपनी काम करेगी, वो बात खत्म कर दी गई। अब अन्य कंपनियां भी आ जाएंगी। भले दो चीज़ों पर नहीं छूट है, लेकिन ये शर्त सही है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो खत्म हो गया, ये इसी 1813 से ही। तो फिर 1833 वाला मामला क्या है? जब कभी प्रश्न में इस तरह से आए कि कंपनी का व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त, जब पूर्णतः शब्द लगा दे या एकाधिकार शब्द ना प्रयोग करे, सिर्फ व्यापारिक अधिकार की बात करे, तो आपको अभी आगे बताया जाएगा कि 1833 में क्या कह दिया गया कि अब एकाधिकार तो बात छोड़ ही दीजिए, कंपनी व्यापार ही नहीं कर सकती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का अधिकार खत्म कर दिया गया। यहाँ एकाधिकार, चाय, चीन कुछ भी नहीं, सब खत्म, टोटल खत्म। तो टोटल की जब बात करेगा कि पूरी तरीके से कंपनी का व्यापार कब खत्म कर दिया गया, तो 1833 की बात करेंगे, और सिर्फ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म किया गया, तो 1813 को टिक करेंगे। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों हर तरीके से पूछे गए हैं और हर बार जो है गलत क्वेश्चन करके आते हैं आप। अब देखिए, तो एक चीज़ ये समझ में आ गई आपको, और ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट है कि चाय के साथ क्यों नहीं ख़त्म किया गया था और चीन के साथ क्यों नहीं ख़त्म किया गया था, तो इसको आप हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे बताया है आपको हमने। दूसरा, अब 1813 में जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, अभी हम आएंगे देखेंगे इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं संवैधानिक रूप से, लेकिन अभी कंपनी पे बात कर लें और थोड़ा सा धार्मिक इसमें पंच भी है। इस एक्ट में ये कहा गया
कि जो अब ईसाई मिशनरी हैं, यानी ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने के जो मिशन में लगे होते हैं उनको ईसाई मिशनरी कहते हैं। ईसाई मिशनरी जो हैं वो अब भारत जा सकते हैं और वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, संस्थाएं खोल सकते हैं, यानी इस तरह का कार्य कर सकते हैं, गिरजाघर वगैरह बना सकते हैं। तो क्या पहले ईसाई नहीं आते थे, लेकिन अब एक एक्ट के माध्यम से ये आधिकारिक तौर से ये बात कह दी गई कि अब जो है ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई। किसको? ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट, भारत में धर्म प्रचार की छूट। तो इसके तहत जो है ईसाई धर्म के लोग जो है भारत में अपना ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अधिकृत हो गए इस 1813 के एक्ट के तहत। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। इसके बाद ही कलकत्ता में एक गिरजाघर स्थापित किया गया आधिकारिक तौर से, और उसमें एक बिशप रखा गया और 3 पादरी रखे गए। बिशप जो हेड पादरी होता है वो होता है। तो ये जैसे किया गया, उसके बाद में कलकत्ता में एक क्या खोला गया, एक गिरजाघर, चर्च जिसको बोलते हो, गिरजाघर बनाया गया और वहाँ पे एक बिशप नियुक्त किया गया और वहाँ पे 3 पादरी नियुक्त किए गए। इस तरह से प्रारंभ हो गया भारत में ईसाई मिशन। ईसाई मिशनरी आ गए। यहाँ पे वो क्या करेंगे? धर्म का प्रचार करेंगे, अपनी शैक्षिक संस्थाएं खोलेंगे, ये सारे कार्य करेंगे। तो ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पूछा जाता है आपसे। इसके बाद में तीसरी बात को ये देखें कि अब तक कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या की ज़रूरत पड़ रही है और वो चाहते हैं कि अब भारतीय भी हमारे जो है कुछ पढ़े लिखे हमको मिल जाए, जो हमारा काम कर सके, बाबू का काम कर सके, क्लर्क का काम कर सके। तो अब भारत के लोग अंग्रेजी और ये आधुनिक शिक्षा ज़्यादा नहीं जानते थे, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है शिक्षा के लिए भी कुछ पैसा खर्च किया जाए ताकि इन्हीं में से हम कुछ लोगों को ट्रेंड करें, पढ़ा लिखा बनाएं और हम उनसे काम लें, क्योंकि इतने अंग्रेज वहाँ से लाना थोड़ा कठिन काम है। तो उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष वार्षिक शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। जो भी भारत में राजस्व प्राप्त किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, उसमें से 1 लाख रुपया वार्षिक हर वर्ष जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और दूसरी चीज़ देखिए, शिक्षा पर 1 लाख रुपया बताया गया, लेकिन एक और प्रावधान किया गया था कि जो भारत का साहित्य है, भारतीय साहित्य है, उसके विकास के लिए भी फंड दिया जाएगा और भारत में विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए भी फंड दिया जाएगा। लेकिन ये डिसाइड नहीं किया गया कितना और कैसे, लेकिन उसमें कहा गया कि भारतीय साहित्य जो है एवं विज्ञान के प्रसार पर, 2 चीज़ों के लिए, विज्ञान के प्रसार के लिए फंड यानी पैसे की व्यवस्था की जाएगी, फंड दिया जाएगा। ये भी प्रावधान किया गया। कितना फंड दिया जाएगा ये नहीं क्लियर किया गया था, वो निर्भर करेगा उनके अपने विवेक पर। यहाँ पे 1 लाख रुपया आपको स्पष्ट बताया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कितना पैसा और किस एक्ट के तहत किया गया था। तो ये 2-3 बातें आप यहाँ पर 1813 के एक्ट में देख रहे हैं। अब देखिए जो कुछ सिस्टमेटिक जो चीज़ें हुई, ये तो आप 4 चीज़ें नोट करिए। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये आपके पीटी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। अब देखिए यहाँ की व्यवस्था में जो चल रहा था, गवर्नर, उसकी परिषद और ये सब, इसमें क्या परिवर्तन हुए। तो आप पीछे पढ़ रहे थे कि भारत में क्या सिस्टम इस समय तक चल रहा है। भारत में यहाँ पर आ गया है गवर्नर जनरल और अन्य जगह पे गवर्नर हैं, और गवर्नर जनरल के ये दोनों जो ये प्रांतीय गवर्नर हैं ये अधीन हैं। शुरुआत से ही आप देख रहे हो कि 1773 के एक्ट से ही क्या किया जा रहा है, शक्तियाँ
धीरे धीरे गवर्नर जनरल की तरफ ट्रांसफ़र की जा रही हैं। लेकिन अभी भी प्रांतीय गवर्नर जो हैं वो अपने क्षेत्र के लिए विधियां बनाते हैं, यानी पूरी तरीके से अधीन नहीं है, आंशिक रूप से अधीन है। और धीरे धीरे आपने देखा कि गवर्नर जनरल की पावर्स को बढ़ाया जा रहा है, यानी भारत में केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, केंद्रीकरण जो है 1833 में जाकर के कंप्लीट होगा। इसीलिए आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किस एक्ट में जाके भारत में पूरी तरीके से एक केंद्रीकृत व्यवस्था आ गई, तब 1833 वाला टिक करेंगे आप। लेकिन शुरुआत केंद्रीकृत व्यवस्था की कहाँ से हो गई थी? 1773 से ही। और हर बार आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा इनकी पावर्स कम की जा रही हैं और यहाँ पावर बढ़ाई जा रही हैं। ये पीछे के एक्ट में आप देखते आ रहे होंगे। यहाँ पर फिर कुछ ऐसा ही किया गया कि इनकी पावर्स थोड़ा और कम हो जाएं। तो एक बात ये कही गई कि जो प्रांतीय गवर्नर हैं वो जो विधियाँ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो कानून अब ब्रिटेन की संसद से अनुमोदित कराने होंगे। यानी उनको जब ब्रिटेन संसद यस कह देगी तभी वो लागू होंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इनकी शक्ति थोड़ा कम हो गई। और 1833 में जाकर के आप देखोगे कि इनकी विधि बनाने की शक्ति ही खत्म कर देंगे, छीन लेंगे, यानी बिल्कुल इनको गवर्नर जनरल के अधीन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया? अगला, यहाँ पे जो प्रांतीय गवर्नर हैं, प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाएंगे उसे ब्रिटिश संसद किसके माध्यम से? यही गवर्नर जनरल को भेजेगी, ये ब्रिटिश संसद से पास कराएगा। उसे ब्रिटिश संसद से अनुमोदित कराना होगा, अनुमोदित कराना होगा, ऐसा कहा गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वो आगे अभी चीज़ आएगी। ये जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो कर्मचारी हैं, कंपनी शासन कर रही है, लेकिन जो कंपनी के मुलाजिम हैं, तमाम पदों पर लोग जो हैं, उसकी भर्ती अभी जो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसी की सहमत से होती है, यानी वो कंपनी के मुलाजिम होते हैं। प्रशासन भले ही वो क्राउन के लिए हो रहा है, लेकिन उसमें जो लोग लगे हुए हैं उसकी भर्ती अभी कंपनी के ही अंडर में है। तो इस वजह से अभी कंपनी थोड़ा वर्चस्व में रहती है, क्योंकि जब आपके भर्ती किए हुए मुलाजिम होते हैं तो वो आपके प्रति वफादार होते हैं। तो इसको जो है ब्रिटिश क्राउन कैसे तोड़ेगा, वो अगले एक्ट में अभी आप देखोगे। 1833 से प्रयास शुरू किया जाएगा और 1853 में जाकर के उसको उस समस्या से निपटेगा ब्रिटेन। क्योंकि अभी देखिए ब्रिटिश संसद कई तरीके से उपाय कर रहा है कि हमको और ज़्यादा कंट्रोल मिले, और ज़्यादा कंट्रोल मिले, लेकिन उसको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो गवर्नर जनरल पे कंट्रोल तो कर रहे हैं, गवर्नर जनरल इन पे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो पूरी सहायक प्रणाली है, यानी यहाँ पर बहुत से जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनकी भर्ती जो है वो कंपनी के द्वारा ही की जाती है, कंपनी के द्वारा ही की जाती है। तो वो किसके प्रति वफादार हैं? वो ब्रिटेन की संसद के प्रति वफादार नहीं है, वो कंपनी के प्रति वफादार हैं। तो इस चीज़ को तोड़ना चाहता है ब्रिटेन संसद कि किसी तरीके से ये भर्तियां भी हमारे अधीन आ जाएं, या फिर इस पे कंपनी का जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाए, खुली प्रतियोगिता हो जाए, परीक्षा हो जाए, उसके माध्यम से आ जाए। और भारत में भी ऐसी मांगें उठती रहती हैं, तो उसका सलूशन करने की कोशिश वो करना चाहते हैं, उनके भी फायदे के लिए है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया इन्होंने, प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाएंगे उसे ब्रिटिश संसद से अनुमोदित कराना होगा, एक ये प्रावधान किया। और दूसरा जो है, ये जो पद हैं गवर्नर जनरल, गवर्नर, ये सभी जो पदों पे जो लोग आते हैं, यहाँ पे कौन लोग आएंगे इसकी भी अनुमति अब ब्रिटेन की सरकार से लेनी होगी, यानी सम्राट से लेनी होगी। यानी सम्राट का हस्तक्षेप अब इनकी भर्ती में भी हो जाएगा। धीरे धीरे से वो सारे सिस्टम पे अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं, कंपनी के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे क्या कहा गया कि जो है सम्राट की अनुमति से ही गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर
प्रांतीय गवर्नर। अभी देखिए, अभी तक जो ये गवर्नर जनरल शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो बंगाल का ही गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल। अभी ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं है। ये जो गवर्नर जनरल है या प्रांतीय गवर्नर है तथा सेना प्रमुख या सेना का प्रधान, सेना का जो प्रधान होता है कमांडर इन चीफ, प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि अब कंपनी जो है जिसे चाहे उसे गवर्नर जनरल नहीं बना के भेज सकती है, जिसे चाहे उसे सेना का मुखिया नहीं बना सकती है। 3 पदों पर देखिए, गवर्नर जनरल का पद जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद प्रांतीय गवर्नर, और सेना किसके अंडर में काम कर रही, सेना का प्रधान। तो आपको हमने बताया था कि 1793 वाले एक्ट में, उसके पहले आपको बताया था 1786 में, 1786 वाले एक्ट में हमने बताया था जब कॉर्नवालिस आया था तो उसने एक प्रावधान ये करवा लिया था कि जो गवर्नर जनरल होगा वही सेना का प्रधान होगा। उसके बाद ये प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया था 1793 में। एक पीछे पॉइंट शायद छूट गया कि 1793 में ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया कि सेना का जो प्रमुख होगा वो गवर्नर जनरल की परिषद में होगा, अपने आप ऐसा कुछ भी नहीं नियम रहेगा। तो 1793 में वो सिस्टम खत्म हो गया था। तो यहाँ पर सेना का प्रधान जो होगा उसकी नियुक्ति, गवर्नर जनरल की नियुक्ति और प्रांतीय गवर्नर की नियुक्ति अब सम्राट की अनुमति से यानी ब्रिटेन की अनुमति से ही होगी। इन सब चीज़ों का निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है, इन सभी चीज़ों का निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि धीरे धीरे ब्रिटेन की पावर भारत पर, भारत के शासन और प्रशासन पर ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, अब जो विधियां प्रांत बनाएंगे वो भी ब्रिटेन के संसद से पास होकर के आएगी और जो महत्वपूर्ण पद हैं वो भी ब्रिटेन से ही पास होंगे, यानी उनकी अनुमति से ही जो व्यक्ति आएगा वो बनेगा। तो इसका मतलब वो हर मुख्य पदों पर अपने कर्मचारी बिठाएंगे, बिठा दिए उन्होंने। गवर्नर जनरल उनका आदमी होगा, ये गवर्नर भी उन्हीं के आदमी होंगे, और जो सेना का प्रधान होगा वो भी उन्हीं के बताया हुआ व्यक्ति होगा। तो अब रह क्या गया, कंपनी का क्या रह गया वहाँ पे? अब कंपनी का सिर्फ और सिर्फ रह गया ब्यूरोक्रेसी, यानी जो कर्मचारी हैं पूरे, उनकी नियुक्ति पर भी, जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी नियुक्ति पर भी अगले एक्ट में ब्रिटेन की संसद जो है छापा डालने वाली है। यानी कि उसमें भी हस्तक्षेप शुरू करेंगे कि ये महत्वपूर्ण पद तो हमने अपने अंडर में कर ही लिए हैं, अब जो बचा पूरा सरकारी सिस्टम का जो पद है उस पे भी अब वो हस्तक्षेप करेंगे कि वहाँ पर भी कंपनी का एकाधिकार खत्म हो जाए और वहाँ भी खुली प्रतियोगिता हो। हालांकि 1833 में ये सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन 1853 में जाकर के खुली प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी और आगे आप देखोगे किस प्रकार से ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो 1813 को 3-4 चीज़ों के लिए आपको याद रखना है। एक तो कंपनी की मोनोपोली यानी एक का अधिकार समाप्त कर दिया गया। 2 चीज़ों को छोड़ करके चाय का व्यापार वो कर सकती है और चीन के साथ में सभी वस्तुओं का व्यापार वो करेगी, अन्य कंपनी नहीं करेगी। तो बाकी चीज़ों का कंपनी व्यापार करे या ना करे उसकी मर्जी है, अन्य कंपनियां भी करेंगी। दूसरी चीज़ हमने बताई कि जो ईसाई मिशनरी होते हैं वो भी भारत में आकर के अपना धर्म प्रचार करेंगे। 1 लाख रुपया हर साल शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये 1 लाख रुपया ब्रिटेन से नहीं आएगा, ये 1 लाख रुपया भारत के ही खजाने से खर्च किया जाएगा अनिवार्य रूप से शिक्षा पर इसलिए खर्च करना चाहते हैं क्योंकि वो भारतीयों से ही काम लेना चाहते हैं प्रशासन में, यानी भारतीयों को वो क्लर्क बनाना चाहते हैं। आगे आप मैकाले की जब शिक्षा नीति वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में हम आपको ये जो सिद्धांत है उसका वो समझाएंगे। तो ये कि 1 लाख रुपया। दूसरा कहा गया कि भारतीय साहित्य और भारतीय विज्ञान के प्रसार के लिए भी फंड दिया जाएगा। और बाकी ये 2 प्राविधान इम्पोर्टेंट हैं, ये जो है आप ज़रूर याद रखेंगे। तो 1813 में ये चीज़ें आपने देख ली। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि 1813 तक आते आते सिचुएशन जो है ये बन चुकी है कि उन्होंने गवर्नर जनरल को बहुत शक्तिशाली बना लिया है। गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बना लिया है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर और सेना का प्रमुख
इन महत्वपूर्ण पदों को, इनकी नियुक्ति में पूरा अपना एक वर्चस्व कायम कर लिया है। इस प्रकार से भारत के शासन और प्रशासन पर ब्रिटेन की संसद का एक प्रभुत्व कायम हो गया है। ये चीज़ आप मानते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब बची जो अन्य कर्मचारी हैं, सिविल सर्वेंट हैं, उन पर भी प्रभुत्व जमाना है, तो 1833 में उसको भी कर लेंगे, यानी सारा सिस्टम इनके अंडर में आ जाएगा। और जैसे ही सारा सिस्टम इनके अंडर में आएगा, ये पूरे भारत को केंद्रीकृत कर देंगे, यानी एक ही व्यक्ति और उसकी परिषद कंट्रोल करने लगेगी। और सीधे समझिए कंपनी को ये बिल्कुल किनारे कर देंगे, इनका कंपनी का व्यापार ही खत्म कर देंगे। तो 1833 का जो है एक्ट समझिए आप। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें एक चीज़ और है। 1813 के चार्टर एक्ट में जो है स्थानीय जो स्वायत्त संस्थाएं थी उनको भी कर लगाने का अधिकार दे दिया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आज भी आप देखते हो भारत में ये सब जो है व्यवस्था है। स्थानीय, एक पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट नोट करेंगे लास्ट में, स्थानीय निकाय को कर लगाने का अधिकार, कर लगाने का अधिकार। जैसे आज आप देखते हो ना कि आपके ऊपर हाउस टैक्स, जल का कर जो है, इस तरह का कर लगाती हैं ना, जैसे नगर पालिका और ग्राम पंचायतें या ये सब हैं, जो स्थानीय जो है निकाय हैं, वो भी टैक्स लगा सकते हैं। ऐसी परमिशन 1813 में ही दे दी गई थी। जैसे आप लिख सकते हो, जैसे सफाई कर आप, जैसे कि चौकीदारी कर आप देखते नहीं है कि आप जहाँ रहते हो तो वहाँ का जो निकाय है, जैसे कि आप जो है म्यूनिसिपालिटी में रहते हो या किसी नगर पंचायत में रहते हो या नगर परिषद में रहते हो या नगर पालिका में रहते हो, तो वहाँ पर जो है ये जो प्रशासनिक बॉडी होती हैं ये क्या करती हैं, ये आपके ऊपर टैक्स लगाती हैं। जैसे हाउस टैक्स, जैसे कि सफाई के लिए कर, जैसे चौकीदारी के लिए कर, जैसे कि जल के लिए कर, इत्यादि बहुत से प्रकार के टैक्स हो सकते हैं क्षेत्रीय, उनको लगाने का अधिकार भी जो है 1813 के चार्टर एक्ट से किया गया था। तो ये भी प्रावधान आप याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। तो चलिए उस पर बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है चार्टर एक्ट 1833। देखिए 1833 तक आते आते अब इनको ये लगा, फिर 20 वर्ष के रिन्यूअल कर दिया इन्होंने। वो बात बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1833 से 1853 के लिए कंपनी का लाइसेंस बढ़ा दिया गया कि अभी आप यहाँ काम करोगे। लेकिन अब की बार जब लाइसेंस बढ़ाया गया तो उसमें ये कहा गया कि अब जो है कंपनी को व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में प्रशासनिक काम, शासन का काम यानी राजनीति का काम बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से कई परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे और इसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को समझना है ताकि आपको रटना ना पड़े और क्वेश्चन किसी भी तरीके से आया आप उसे समझ सकें। देखिए अभी तक सिचुएशन क्या है, यहाँ पे आपका गवर्नर जनरल है बंगाल में और बाकी प्रेसिडेंसीज में इनके गवर्नर हैं और इनकी बनाई विधियाँ, जो गवर्नर की बनाई विधियाँ हैं वो जाती हैं ब्रिटेन की संसद, वहाँ पर पारित होती हैं, उसके बाद ही ये अप्लाई होती हैं। अब देखिए इस एक्ट में क्या करेंगे। पहला चीज़ आप देखिए, पूरी तरीके से केंद्रीकृत व्यवस्था इनको लानी है, यानी कि यहाँ पर एक केंद्रीकृत व्यवस्था लॉन्च कर देंगे। ये केंद्रीकृत व्यवस्था, संपूर्ण केंद्रीकृत व्यवस्था यहाँ पर कंप्लीट हो गई आकर के, जो 1773 से इन्होंने प्रारंभ की थी। तो अब पूरी तरीके से अगर कब्जा करना है तो अब कंपनी दो काम जो कर रही थी, कौन से, व्यापार, और एक तो व्यापार कर रही थी कंपनी, दूसरा राजनीति का काम भी कर रही थी। तो अब दोनों कार्य करना पॉसिबल नहीं है। तो पहला काम यह है कि कंपनी का एक काम खत्म करो, व्यापार को खत्म कर दो। 1813 में उन्होंने थोड़ा तो ख़त्म ही कर दिया था, एकाधिकार ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पर व्यापार ही ख़त्म कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ
एक प्रशासनिक संस्था बना देंगे इसको कि अब भारत पे शासन और प्रशासन करने का काम कंपनी करेगी। किसके लिए करेगी? सम्राट के लिए करेगी, और कंपनी एक प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ शासन और प्रशासन करेगी। तो केंद्रीकृत व्यवस्था यहाँ पर लाए। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि अब ये जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दो। यानी अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाए, और इन गवर्नर के पास में जो शक्तियां हैं विधि बनाने की वो ख़त्म कर दो। सिर्फ और सिर्फ यही जो भारत का गवर्नर जनरल है, यही जो है पूरे भारत के लिए कानून बनाए। यानी पूरी तरीके से केंद्रीकृत व्यवस्था। अभी तक इनके पास कुछ शक्तियां थी, लेकिन वो शक्तियां अब खत्म। तो गवर्नर जनरल जो बंगाल का है उसको क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को इन्होंने क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल। आपसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो भारत का पहला इस प्रकार का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? भारत का जब शब्द लगाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, यानी जो पद अब खत्म किया जा रहा है, वो भी यही है, क्योंकि यही आपको यहाँ लिखा है ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का गवर्नर जनरल था उस समय, और उसी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये चूंकि भारत का गवर्नर जनरल हो गया है, तो अब ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, ये और इसकी परिषद। और एक सिचुएशन आपको याद है, अभी गवर्नर जनरल जो होता था, गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य इसके परिषद में होते थे। यही तो सिचुएशन थी, पीछे की क्लास आप याद करो कि गवर्नर जनरल के पास में जो परिषद है वो 3 सदस्य की होती थी। हालांकि 73 में तो 4 थे, लेकिन बाद में उसको 3 कर दिए गए थे, वो पूरा आपको याद ही होगा। तो ये जो गवर्नर जनरल अब चूंकि भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो इसके पास अब पूरे देश के कानून बनाने की शक्ति आ गई। तो अब कहा गया कि गवर्नर, अब इसको लिखेंगे हम भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद, उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएंगे। पूरे भारत के लिए विधि बनाएंगे। पूरे भारत के लिए विधि बनाएंगे, इसका मतलब है कि अन्य गवर्नर जनरल विधि अब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। अगर एक फेडरल सिस्टम देखते हो तो केंद्र भी बनाता है और प्रांत भी बनाता है नियम, जो वर्तमान में आप देखते हो। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? पूरी तरीके से एकात्मक रूप दे दिया गया, यानी कि प्रांतीय गवर्नर जनरल की विधि बनाने की शक्ति को खत्म कर दिया गया। यहीं पे आप लिख देंगे कि प्रांतीय गवर्नर की विधि बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया। विधि बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया, ले लिया गया। यहाँ पे वापस ले लिया गया शब्द हमने प्रयोग किया है। वापस ले लिया गया इसका मतलब कभी इनको दिया गया था, जो चीज़ दी जाती वही तो वापस ली जाती है। तो आपको 1726 के एक्ट में हमने बताया था, चार्टर एक्ट 1726, उसमें हमने बताया था कि गवर्नर को जो है विधि बनाने की शक्ति दी गई थी, गवर्नर्स को। पहले तो विधि कौन बनाता था? पहले कंपनी के लिए विधि जो है वो बोर्ड ऑफ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वही बनाते थे ना। जब 1600 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था तो कंपनी के लिए नियम कानून विधि कौन बनाता था? जो ऊपर डायरेक्टर बैठे थे, सभी निदेशक मंडल के लोग। लेकिन 1726 तक आते आते काम बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने कहा था कि अब जो गवर्नर है
वो अपने अपने क्षेत्र के लिए विधि बना सकते हैं। फिर 1773 में आपने देखा कि कुछ अधिकार उठा के यहाँ गवर्नर जनरल के पास ले आए गए, जो संधि युद्ध और इस तरह के मामले थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1833 में पूरी तरीके से प्रांतों के गवर्नर की विधि बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया है और अब ये शक्ति पूरे भारत के लिए भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दिया गया है। एक चीज़ को आपने समझा। अब इसी से रिलेट करते हुए एक चीज़ और समझिए कि अगर यहाँ पर जो अब भारत का गवर्नर जनरल आ गया है, उसको पूरे भारत के लिए विधि बनानी है, इसलिए काम बढ़ गया है, तो फिर अब यहाँ पर एक विधि सदस्य की ज़रूरत है, क्योंकि विधि का ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की हमने बताई कि जो 3 सदस्य की परिषद थी उसको 4 कर दिया गया, इसमें एक सदस्य बढ़ाया गया जो विधि सदस्य होगा। तो यहाँ पर जो भारत का गवर्नर जनरल है, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में, इसकी जो परिषद है, परिषद में 3 की जगह अब 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्य होंगे। देखो, आपको रटना पड़ेगा ही नहीं, जैसे जैसे काम बढ़ रहा है वैसे वैसे सदस्य बढ़ेंगे। तो अब काम बढ़ गया तो एक सदस्य भी बढ़ा दिया गया, 3 से कितना कर दिया गया, 3 से 4 कर दिया गया। और चूंकि विधि बनाने का काम है, ज़्यादा बड़ा काम आ गया, इसीलिए चौथा सदस्य जो लाया जाएगा वो कहा गया कि चौथा सदस्य जो है वो विधि सदस्य होगा, यानी कानून का जानकार व्यक्ति होगा। तो जो 4th सदस्य होगा, सदस्य विधि यानी लॉ मेंबर होगा, विधि सदस्य होगा, सदस्य होगा। और ऐसे पहले सदस्य जो हैं वो लॉर्ड मैकाले लाए गए। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य बने, प्रथम विधि सदस्य बने, यानी कि जो चौथा मेंबर आया इस बार वो एक विधि सदस्य आया और वो विधि सदस्य का नाम था लॉर्ड मैकाले। इसके नाम को इसलिए हमने बताया था क्योंकि इसका अभी आगे कई जगह पर काम है और नाम आपसे पूछा जाता है कि पहला विधि सदस्य कौन आया भारत में, वो आया लॉर्ड मैकाले। तो 3 की जगह हो गए 4। लेकिन ये जो विधि सदस्य है ये पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया। पूर्ण सदस्य का मतलब ये है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, देखिए इस चीज़ को समझते चलें, पॉलिटी आपको समझना है तो काफ़ी चीज़ों को आपको रटना नहीं है, समझना है। जैसे कि जो अब गवर्नर जनरल ही शब्द प्रयोग करेंगे, भारत का गवर्नर जनरल समझिए इसे आप, गवर्नर जनरल प्लस परिषद, यही है। अभी तक भारत की सरकार इतनी ही सरकार है और उसमें कुछ नहीं है। गवर्नर जनरल, परिषद, यही लोग तो हैं, सर्वे सर्वा है, यही मेन सरकार है। तो गवर्नर जनरल जो परिषद है ये सब काम करती है, यही कार्यपालिका है, यही कार्यपालिका है और यही विधायिका भी है, यही विधायिका है। अभी इनके कार्य पृथक नहीं है। यही जो गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद है, यही कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और यही विधायी सदस्य भी हैं, यही विधि भी बनाते हैं और यही उस विधि को लागू भी करते हैं, यानी विधायिका और कार्यपालिका दोनों काम यही करते हैं। अब ये जो चौथा मेंबर आया है इसके विषय में कहा गया कि ये पूर्ण सदस्य नहीं होगा। देखिए 2 बातें हो गई। तीसरी जो है, ये जो विधि सदस्य हैं, विधि सदस्य ये पूर्ण सदस्य नहीं है, पूर्ण सदस्य नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसको जो है मत देने का अधिकार नहीं है, यानी कि इसको मत देने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। यानी कि जब वोटिंग की बात आएगी तो वही जो पुराने 3 मेंबर हैं वही वोट डालेंगे, उसी से निर्णय होगा। ये अपना बैठे कार्रवाई में भाग ले, अपनी सलाह दे, विधि बनाने में सहयोग करे। ये सहयोग करेगा किस काम में? विधि बनाने में सहयोग करेगा। विधि बनाने में, चूंकि विधि सदस्य है ना,
विधि बनाने में सहयोग करेगा, लेकिन ये वोट नहीं करेगा। जब फाइनल डिसीजन का समय आएगा तब वोट सिर्फ वही पुराने वाले 3 मेंबर जो हैं वही करेंगे। इसका मतलब है कि ये पूर्ण सदस्य नहीं है। तो इसको यहाँ पर इसलिए बताया आपको कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विधि सदस्य पूर्ण सदस्य कब बन गया था, तो वो उसको आप यहीं पे नोट कर लें कि बाद में 1853 में पूर्ण सदस्य बना था, पूर्ण सदस्य बन गया था। यानी कि जो विधि सदस्य था वो बाद में 1853 वाला जब एक्ट आएगा इसके 20 साल बाद, तब इस विधि सदस्य को परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा। यानी परमानेंट मेंबर का मतलब है तब ये मत देने का जो अधिकार इसके पास नहीं था, वोट देने का, ये भी मिल जाएगा। जैसे कि वर्तमान समय में आप भारत में एक क्वेश्चन है आपसे, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। वर्तमान समय में भारत में एक कौन ऐसा पद पर व्यक्ति होता है जो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? जैसे ये विधि सदस्य ले सकता था, ला का ज्ञानी लॉर्ड मैकाले, संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है, मतदान नहीं कर सकता है कार्रवाई में। ऐसा आज भी क्या कोई पद है भारत में? तो अगर है तो आप उसके विषय में जो जानते हैं वो बताइए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो इसको बाद में पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। तो अब यहाँ पर देखिए, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, यही जो है कार्यपालिका थे और यही विधायिका थे। ये भी हमने इसलिए बताया क्योंकि आगे चल करके ये दोनों कार्य पृथक पृथक किए जाएंगे। तो ये आपने 3-4 पॉइंट आपने पढ़े जो केंद्रीकृत व्यवस्था का सिस्टम बना। अब इतनी व्यवस्था चलाने के लिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ और पहले आप देख लें कि अब इन्होंने कहा कि ये जो पूरे भारत के लिए बनाएंगे विधि, जो विधि बनाएंगे उसको जो है अधिनियम कहा जाएगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए कि गवर्नर जनरल प्लस परिषद की बनाई विधि अब अधिनियम कही जाएगी। यानी जो अधिनियम ब्रिटेन की संसद से पारित होकर के आते थे उस तरह के अधिनियम अब भारत में ही बनने लगेंगे। यानी भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद मिलकर के जो विधि बनाएगी उसको पहले विनियम कहते थे, उसको अब अधिनियम कहा जाएगा। तो आप देखोगे बाद में यहीं पर अधिनियम बनना शुरू हो जाएंगे, कई अधिनियम बनाएंगे यहाँ पर। तो अधिनियम कहा जाएगा। तो पहले क्या कहते थे जो ये बनाते थे? पहले इसको विनियम कहते थे। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इतना ये केंद्रीकृत व्यवस्था के विषय में हो गया। अब देखिए कि अब काम चूंकि बढ़ गया कंपनी के पास में है, तो ये सब कंपनी के ही स्तर पे काम हो रहा है। अभी ब्रिटेन की संसद सीधे तो यहाँ शासन कर नहीं रही, कंपनी के माध्यम से ही कर रही है। तो उसमें देखा ये जा रहा था कि चूंकि कंपनी अपने व्यापार को लेकर के काफ़ी तनाव की स्थिति हो जाती थी, राजनीति भी करनी है, व्यापार भी करना है, तो वो व्यापार वाला कार्य जो है वो कंपनी का पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये अगला पॉइंट बनेगा आपका। कंपनी का व्यापार करने का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार कब मिला था? कंपनी को व्यापार करने का अधिकार जो है 1600 में मिला था, 1600 के चार्टर एक्ट में यहाँ पे मिला था एकाधिकार मिला था। फिर इसको रिन्यूअल करते रहते थे, वो चलता रहा था। उसके बाद में इससे संबंधित जो एक्ट आया 1813 में, क्या किया गया? एकाधिकार समाप्त कर दिया। यानी अन्य कंपनियां भी अब आएंगी और यहाँ पर व्यापार करेंगी। और उसके बाद 1833 में व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया, अधिकार पूर्णतः समाप्त।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन जाता है, देखिए कंपनी ने कितने वर्षों तक व्यापार किया है, कितने वर्षों तक कंपनी ने व्यापार यहाँ पर किया। कंपनी 1600 से व्यापार कर रही थी भारत के साथ में कंपनी के रूप में, और 1833 तक उसने व्यापार किया है। यहाँ पर आप ये भ्रमित न हो जाइएगा कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, तो क्या कंपनी सिर्फ चाय का ही व्यापार कर रही थी? नहीं, कंपनी सारे व्यापार कर रही थी, अन्य कंपनियां भी आ गई थीं, ये कहने का मतलब है। तो 1600 से 1833 तक उसने व्यापार किया है, 200 वर्षों से अधिक। तो कंपनी का व्यापार का एकाधिकार पूरी तरीके से जब खत्म कर दिया गया, तो अब कंपनी को एक पूर्णतः जो है प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। कंपनी को क्या बना दिया गया? कंपनी को पूर्णतः एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। अब एक पीछे हमने अभी चर्चा की थी कि गवर्नर जनरल, अन्य गवर्नर और प्रधान सेनापति, ये सब तो उन्होंने अपने अंडर में कर लिया है कि उनकी नियुक्ति वही करेंगे, लेकिन अब भी जो मुलाजिम हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्वेंट हैं, उनकी नियुक्ति के लिए कोई एग्ज़ाम तो यहाँ होता नहीं है। तो एग्ज़ाम नहीं होता है, उनकी नियुक्ति होती है, और नियुक्ति में कंपनी का ही मेन रोल है, वही नियुक्त करते हैं। तो उस पर अभी ब्रिटेन की संसद का कोई नियंत्रण नहीं है, तो वो चाहते हैं कि कंपनी का इस पर से भी नियंत्रण खत्म हो जाए। तो 1833 के एक्ट में इन्होंने कहा कि कंपनी जो है वो इन मुलाजिम या सिविल सेवकों की भर्ती में जाति, लिंग, जन्मस्थान, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ऐसा प्राविधान आज भी हमारे संविधान में एक है, आपको मिलेगा। कमेंट करके बताइए कि इससे मिलता जुलता प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है कि सरकार जो है लोक नियोजन में यानी सरकारी नौकरी देने में जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान आदि के साथ में कोई विभेद नहीं करेगी। तो इसी तरीके का एक कहा गया इसमें कि कंपनी नहीं करेगी। वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि कंपनी अब खुली प्रतियोगिता करवाए, वो किसी को मनोनीत किसी को भी ना कर दे। इसमें वो अपना हित ढूंढ रहे हैं कि इस तरह से हम ऐसे लोगों को यहाँ पर लाएंगे जो अब हमारे कहने से चलेंगे, और जिनको कंपनी भर्ती करती है वो कंपनी के कहने से चलते हैं। तो अब यहाँ कर्मचारियों में भी जो है अपना वर्चस्व हम बनाएंगे। तो इसमें क्या अगला प्रावधान किया गया? अभी और महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि सिविल सेवा में खुली भर्ती यानी कि जाति, लिंग, जन्मस्थान, रंग के आधार पर भेदभाव ना हो, ऐसा प्रावधान किया गया। लेकिन यहीं पर आप लिख देंगे, लेकिन कंपनी के विरोध, जबरदस्त विरोध किया उन्होंने कि पूरी तरीके से आप तो हमारा भट्ठा ही बैठा दोगे, सब व्यापार भी ख़त्म कर दिया, मुझको भी किनारे कर दिया और ये भी ले जाओगे आप। तो लेकिन कंपनी के विरोध के कारण, पैसा तो सब कंपनी में उन्हीं लोगों का लगा था ना, विरोध के कारण यह लागू नहीं हो सका। सब कुछ नहीं, सिर्फ यही प्रावधान, सिर्फ यही वाला प्रावधान। ऐसा नहीं आप सोच लेना कि पूरा एक्ट ही नहीं लागू हो सका, सिर्फ ये कि सिविल सेवा की खुली भर्ती। और ये देखो 20 साल बाद अगली बार में इसको लागू करवा ले जाएंगे वो। तो जब प्रश्न आएगा कि किस एक्ट में पहली बार खुली प्रतियोगिता का जो है किया गया था प्रयास, तो आप 1833 को टिक करेंगे। और किस एक्ट से खुली प्रतियोगिता प्रारंभ कर दी गई थी, इसमें प्रयास ही किया गया था, प्रयास सफल नहीं हुआ लेकिन किया तो गया। 1853 इसके बाद वाले एक्ट में ये चीज़ चालू हो जाएगी, तब उस पर हम बात करेंगे वहाँ पर। तो ये देखिए आपने ये चीज़ समझ ली। अगला देखिए, अभी लॉर्ड मैकाले से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पर बात करेंगे आप।
यहीं पर एक और प्रावधान किया गया दास प्रथा को लेकर के। दास प्रथा को समाप्त करने की जो है घोषणा इसी एक्ट में की गई थी। दास प्रथा को समाप्त किया जाए। अब ये किया गया था 1833 के एक्ट में। तो क्वेश्चन यहाँ दो प्रकार के बन जाते हैं, दोनों पर आपको ध्यान देना है कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए, ये 1833 में ही घोषणा कर दी गई थी इसी एक्ट में। लेकिन ये चीज़ 1833 में लागू नहीं हो पाई थी, इसमें समय लगा 10 वर्षों का। और 1843 में नियम 5 के द्वारा जब लॉर्ड एलनबरो यहाँ का भारत का गवर्नर जनरल उसमें होगा, वो जो है ख़त्म करेगा। 1843 में कौन? लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त किया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं कि दास प्रथा को किस भारत के गवर्नर जनरल ने ख़त्म किया? लॉर्ड एलनबरो ने। कब ख़त्म किया? 1843 में। और जब आपसे एक्ट का नाम पूछ लेगा कि किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था या किस वर्ष प्रावधान किया गया था, तब 1833 का चार्टर एक्ट और 1833 को आप टिक करोगे। तो क्वेश्चन की भाषा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो तुरंत आपका जब आप वहाँ खुशी खुशी निकलेंगे एग्ज़ाम से बाहर और यहाँ आपकी सारी खुशियाँ हवा हो जाएंगी, क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न किया जाएगा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में दास प्रथा को खत्म करने का प्रावधान किया गया था? खत्म नहीं किया गया था, खत्म करने का प्रावधान किया गया था। गवर्नर जनरल का नाम पूछ रहा है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वही तो यहाँ पे आ रहा है 1833 में। और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में खत्म कर दिया गया था? तब हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। तो प्रश्न को बहुत बारीकी से जरूर पढ़ें, एक कॉमा और एक शब्द से सारा कुछ आंसर बदल जाता है। तो दास प्रथा वाली बात हो गई आपकी। अब एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ जो आपकी आईपीसी से रिलेटेड है, इंडियन पेनल कोड, जो आज भी आप जो है, जो लोग वकालत पढ़ते हैं, जो लोग लॉ पढ़ रहे हैं, विधि पढ़ रहे हैं, विधि शास्त्र, इंडियन पेनल कोड तो आप जानते ही होंगे, भारतीय दंड संहिता। उसी के आधार पर आज भी जो है विभिन्न जुर्म के लिए, विभिन्न अपराधों के लिए दंड दिए जाते हैं। वो भारतीय दंड संहिता जिसको बहुत परिश्रम के साथ जो है अंग्रेज़ों ने बनाया, 30 वर्षों तक, लगभग 30 वर्षों से ज़्यादा ही, लगभग उसको 30 वर्षों का मेहनत उसमें लगी उनको कोडिफिकेशन करने में। ये कहा गया कि चूंकि पूरे भारत का मामला अब देखना है, तो उसमें अब देखिए किस प्रकार से पूरा सत्ता बना रहे हैं वो। तो उसमें अब लिखित कानूनों की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद हो जाते हैं। भारत में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, विधि विविधता तब भी बहुत थी, आज भी बहुत है। अगर भारत में कोई लिखित चीज़ें न हो तो रोज़ ही विवाद जन्म ले लेंगे। तो संघ जहाँ होता है वहाँ संघ वाली व्यवस्था होने की स्थितियाँ जहाँ होती हैं वहाँ लिखित की ज़रूरत पड़ती ही है। तो उन्होंने कहा कि भारत में जो दंड देने के जो नियम कायदे कानून हैं उनको भी लिख लिया जाए, उनका भी संहिताकरण कर लिया जाए, यानी कोडिफिकेशन कर लिया जाए, एक पुस्तक नुमा उसमें पूरा सिस्टम बना लिया जाए। तो इसके काम के लिए इसी एक्ट में प्रावधान कर दिया गया था। इसमें जो है विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन का प्रावधान। प्रश्न सीधे बनेगा कि विधि आयोग का गठन किस एक्ट के आधार पर किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833। देखिए चार्टर एक्ट 1833 से कितनी चीज़ें निकल के आ रही जो आज भी आपके शासन प्रशासन में हस्तक्षेप रखती हैं। आज भी जो है इंडियन पेनल आईपीसी आप पढ़ते हो तो ये यहीं से जन्म ले रही है, 1833 से। विधि आयोग का गठन का प्रावधान किया गया और एक विधि आयोग बाद में बनाया भी गया। प्रावधान कब किया गया? 1833 में ही। तो 1834 में अगले वर्ष जो है विधि आयोग बना, विधि आयोग गठित हो गया।
और इसके अध्यक्ष जो बने वही जो हमारे विधि मेंबर आए नए, कौन से? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, इनको ये काम दिया गया। इस विधि आयोग का क्या काम था कि ये जो है दंड के कानून, दंड के कानूनों को संहिताबद्ध करें, कोडिफिकेशन करें, पूरी पुस्तक तैयार करें, पूरा सारे नियम कानून लिखें पुस्तक में। तो ये काम इनको दिया गया और ये लॉर्ड मैकाले इसमें जुट गए 1834 से। फिर विधि लॉर्ड मैकाले के बाद और विधि आयोग बने, विधि आयोग बनते रहे और 1860-61 के आसपास जा कर के ये काम पूरा हुआ जा कर के। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो आईपीसी है वो किस वर्ष जो है तैयार हो गया था, 1860 या 1861 है, आप कन्फर्म बताएं। भारतीय दंड संहिता, यही इसी का निर्माण होकर के कौन सा बना? भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। तो ये यही है 1860, आई थिंक आप कंफर्म करके बताएं कि शायद 1860 आईपीसी 1860 है या 1861, कब ये हुआ इसको बताएं जरा विधि वाले बच्चे। तो विधि आयोग का गठन यहीं पे हुआ था और इन्होंने विधि का पूरा संहिताकरण किया। अब एक प्रावधान और है कि अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने रहने की अनुमति इसी एक्ट में दे दी गई थी। इसके पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, तब जो है यहाँ आकर के संपत्ति क्रय विक्रय या रह सकते थे। अब बिना लाइसेंस ही आ जा सकते हैं। तो ये 1833 का एक चार्टर एक्ट है। 1813 और 1833 बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपने इस क्लास में पढ़ लिया है। इसके बाद हम 1853 और उसके आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसको आप बहुत कायदे से तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।